मंचासीन आदरणीय दीपक सिंह जी, आदरणीय प्रवीण भाई, निमिष जी, सोनल मैडम, जावंडे सर, आकाश जी, वाजपेयी जी, नीचे बहुत सारे पारिवारिक मित्र बैठे हैं, कीर्ति भाई, सभी को प्रणाम। देखिए, अगर मुझे देखकर आप ये भूल जाते हैं कि मैं राजनीति को भी बिलोंग करता हूं, तो इससे बढ़कर तो कॉम्प्लीमेंट ही नहीं है। मुझसे पहले दो धुरंधर वक्ता आए। अब सोचिए, विराट और सचिन के बाद अगर आप कोई लोकल रणजी प्लेयर को बैटिंग करने बुला लेंगे तो क्या होगा। बट मैं उन्हीं की बातों से अपनी बात जो है वो शुरू करना चाहूँगा। जावंडे सर ने बोला कि सर टेक्सास में आज पढ़ाते हैं और आज भी अपनी सासू जी से डरते हैं। ये दोनों बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो सर ने कहा कि हिंदुस्तान को सर समझ नहीं पाए। सर, अगर हिंदी व्याकरण देखी जाए और हिंदुस्तान को उससे रिलेट करा जाए तो हिंदी व्याकरण में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इस अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। तो प्रोफेसर स्वप्न दासगुप्त जो इंडिया टुडे में बहुत अच्छा लिखते हैं, उनका एक बहुत अच्छा कथन है। उनका कहना, हिंदुस्तान जो है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अब जब जब बहुत जोर लगाकर इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये आपको सरप्राइज करेगा, ये आपको चकित कर देगा। और आप चाहे कोई भी हो, आप चाहे एग्जिट पोल करने वाले हों, आप चाहे पत्रकार हों, आप चाहे अर्थशास्त्री हों, भारत को आप समझने की कोशिश करेंगे तो भारत आपको चकित करेगा। अभी देखिए, क्रिकेट मैच था इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया ने बहुत कम रन बनाए, हमने मैच देखना कीर्ति भाई बंद कर दिया सबने, और हम कहीं निकल गए और पता लगा कि हिंदुस्तान तो मैच जीत गया। तो पाकिस्तान प्रेडिक्टेबल है, हिंदुस्तान प्रेडिक्टेबल नहीं है। इट इज़ प्रोन टू डिजास्टर, पाकिस्तान इज प्रोन टू डिजास्टर, पर हिंदुस्तान में चकित कर देने की क्षमता है। बहुत कुछ बातें कही गई, सब सही कहा गया, बहुत अच्छा आकलन कहा गया, पर मैं फिर भी बहुत आशावादी हूं। इन सब के बावजूद मैं आशावादी हूं। मैं कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखूंगा और फिर अपनी अपनी राय बना लेना हम सबका काम है। आप लोग तो यूं भी पत्रकार हैं, कोई आपकी राय तो क्या बना सकता है। मैं अपनी बात को 3 भागों में दीपक सर डिवाइड कर दूंगा। करंट सिनेरियो क्या है, 1। करंट सिनेरियो के बाद पोटेंशियल क्या है हमारा और हमारी इकोनॉमी का, और क्या करना चाहिए सरकार को, हमें, हम सबको, जिससे हम और आगे बढ़े। 3 भागों में मैं अपनी बात जो है वो रखूंगा। बहुत ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूँगा। मैं ये समझता हूँ कि अर्थशास्त्र जैसे विषय पर जब बहुत सारे वक्ता गंभीर बातें करते हैं तो खुद ब खुद क्रांतिकारी विचार मन में आने लगते हैं। तो मैं करंट सिनेरियो से अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। $1 ट्रिलियन पहले तो समझ में नहीं आता है कि ट्रिलियन होता क्या है। तो $1 ट्रिलियन, निमिष भाई है नहीं, $8 ट्रिलियन मतलब 8 लाख करोड़ रुपए, मोटा मोटा मान लीजिए, और डॉलर है तो 320 लाख करोड़ रुपए, ऐसा मान लीजिए। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो हम समझ पाए सारी बातें। चलिए, नहीं भी आपको समझना है कितने रुपए हैं तो ठीक है, ट्रिलियन में ही बात कर लेते हैं। तो दुनिया की जो 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वर्तमान में है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। सर, सबसे ऊपर अमेरिका है, इट्स व्हाट 25 टू 27, कहीं भी बीच में मान ले। $25 ट्रिलियन से अमेरिका नंबर 1 पर है। उसके बाद चाइना है, चाइना इज अराउंड 18 सर, $18 ट्रिलियन। उसके बाद जर्मनी है 4.6, उसके बाद जापान है 4.1, और हम अभी अभी यूके को पछाड़कर हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, और हमारी करंट जो सिचुएशन है, हम हैं 3.9। बिल्कुल, अगर आज की लेटेस्ट देखी जाए तो 3.9 ट्रिलियन पर हम आज हैं। हम 3.9 पर हैं। हमसे ऊपर जापान है, उससे ऊपर जर्मनी है, उससे ऊपर चाइना है,
और उससे ऊपर अमेरिका है। अमेरिका 25 के आसपास है, स्टूडेंट्स भी बैठे उनके लिए भी। चाइना 18 के आसपास है। जर्मनी और जापान 4.1 है, 4.1 ट्रिलियन, जर्मनी 4.6 है और हम 3.9 पर हैं। हम किस रेट से बढ़ रहे हैं सर? हम 7% से बढ़ रहे हैं, 7%, 6.9 राउंड ऑफ कर लेते हैं, आसानी होगा। हम मोटा मोटा 7% से बढ़ रहे हैं। हमारे बाद अगर ग्रोथ रेट देखा जाए तो चाइना इज अराउंड 5। अच्छा चलिए, अभी तो उससे कम है पर वो तो क्लेम करते हैं 5, राइट। अमेरिका इज 1, अमेरिका 1.92% से बढ़ रहा है। जापान माइनस में है, अभी इंप्रूव हो रहा है, बट वो भी 3% है। और जर्मनी सर, जर्मनी हाँ समवेयर अराउंड 1 ही है, वो भी 0.1। व्हाट आई रेड वाज 0.1, सर कह रहे हैं 0 है, तो बहुत अच्छी बात है। यानी अगर समझें हम तो सबसे ज्यादा, जो सर कह रहे हैं, सर को चाइना के 5% पे डाउट है, राइट। मुझे भी डाउट है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत मैनिपुलेट करते हैं अपने फैक्ट एंड फिगर को। 7% से 6.9% से हम बढ़ रहे हैं। यानी एक बात तो तय है कि आने वाले सालों में, कितने साल ये तो कोई नहीं कह सकता, पर आने वाले शायद 2 सालों में, शायद 3 सालों में, शायद 4 सालों में, ये तो तय है कि हम जापान और जर्मनी को पछाड़ने वाले हैं। ये तो तय है, ये तो तय है। ग्रोथ रेट हमारा 6.9 है, 7 है, 1-8% कम भी हो गया तो ग्रोथ रेट तो हमारी सबसे ज्यादा है। मैं आशावादी इसलिए हूं क्योंकि मुझे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जो फिल्म है उसका एक डायलॉग याद आता है। इमरान हाशमी उसमें एक गुंडा रहता है, वो जब बहुत छोटा रहता है तो उसकी शिकायत तो उसके पिताजी के पास कर देता है, और पिताजी उसको डांट रहे होते हैं, पिटाई कर रहे होते हैं, तो वो रिक्वेस्ट करता है, वो जो भी अंकल होते हैं, कि मेरी शिकायत मत करो यार बार बार। तो वो अंकल नहीं मानते, तो पिटते पिटते इमरान हाशमी जो है वो एक डायलॉग बोलता है और वो कहता है कि मेरी उम्र अभी छोटी है और तुम्हारी मुझसे बहुत बड़ी है, लेकिन समय बदलेगा, धीरे धीरे मैं बड़ा होता जाऊंगा और ताकतवर होता जाऊंगा, और तुम जो है, तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी, तुम कमजोर होते जाओगे, और एक दिन आएगा जब मैं तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा, और उस दिन मैं आज के दिन को याद रखूंगा। तो लगभग यही हमारी अर्थव्यवस्था जापान और जर्मनी की अर्थव्यवस्था के साथ होने वाला है। जिस रेट से हम बढ़ रहे हैं, यह तय है कि हम जापान और जर्मनी को हराएंगे, ये तय है, ये डिसाइडेड है। अब इसके कंपोजिशन को समझ लेते हैं। ये $1 ट्रिलियन का कैलकुलेशन इकोनॉमी का कैसे किया जाता है? ये जीडीपी से किया जाता है। यानी जितना भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं देश में, जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस होती है देश में, उनको टोटल कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो उससे ये कैलकुलेशन जो है वो किया जाता है। हमारी इस इकोनॉमी में 54%, 54% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, आईटी का, टेलीकॉम का, सर्विस सेक्टर का, और 18% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। 15% जो है वो एग्रीकल्चर का है और बाकी अदर्स का है। समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। चाइना का कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज्यादा है और हमारा कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ 18% है। सर्विस सेक्टर का हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो 54% है। एक वक्त आएगा जब निर्णायक लड़ाई आर्थिक तौर पर हमारी चाइना से होगी। आज से मान लीजिए 4 साल बाद हम 3rd पे होंगे और चाइना 2nd पर होगा, और वो फासला बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हम 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, लेकिन चाइना 18 पर है। वो फासला बहुत ज्यादा है। वो जो निर्णायक आर्थिक लड़ाई होगी, तब क्या कोई रास्ता है कि हम चाइना को थोड़ी प्रतिस्पर्धा भी दे सकें? वो रास्ता इस कंपोजिशन से निकलेगा जब हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और प्रमोट करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन हमारे ओवरऑल जीडीपी में और बढ़ेगा। तो ये हमारी कुल मिलाकर करंट स्थिति है। अमेरिका फर्स्ट है 25 पर, चाइना सेकंड है 18 पर, जर्मनी थर्ड है 4.6 पर, जापान है समथिंग अराउंड 4 पर, और हम है 3.9 पर। लेकिन ग्रोथ रेट हमारा सबसे ज्यादा है
और जीडीपी में हमारा सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 54% है, मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो 18% है। मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी होंगी हमारी आगे की बात के लिए। अब दूसरे हिस्से पे आते हैं, पोटेंशियल। सारी बातें सही है, हमें सचेत रहना चाहिए, हमें ओवर कंज्यूम नहीं करना चाहिए, डेट को सही यूटिलाइज करना चाहिए। फिर भी मेरा मन ये कहता है, मेरा मस्तिष्क भी ये कहता है कि हिंदुस्तान जो है वो आने वाले कुछ सालों में कमाल करने वाला है। और मेरे पास कुछ सपोर्टिंग फैक्ट भी है, कुछ डेटा भी है। देखिए, इंसान अपना आकलन कर सकते हैं, पर डेटा जो है, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। हमें समझनी होगी एक बात। 1, हमारा 70% कंजम्पशन डोमेस्टिक है। चाइना के साथ ऐसा नहीं है। चाइना मैन्युफैक्चर करता है और एक्सपोर्ट करता है। जिस दिन इस दुनिया में पॉलिटिकल टर्बुलेंस हुआ, जिस दिन पूरी दुनिया ने मिलकर चाइना को अलाइनेट कर दिया, वो हालांकि ऐसा होने नहीं देगा, लेकिन देखिए आज रशिया को सबने अलाइनेट कर ही दिया ना। लेकिन हमारा 70% कंजम्पशन जो है वो डोमेस्टिक है, और ये स्ट्रेंथ है, मैं समझता हूं बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बाय 2030 यानी 6 साल बाद 2030 तक इस दुनिया की वर्क फोर्स का हम 1/5 होंगे। इस दुनिया में जो स्किल्ड एजुकेटेड, जिसे वर्क फोर्स कहते हैं, हम 1/5। अगर दुनिया में 100 लोग होंगे तो 20 कहाँ के होंगे? कहाँ से होंगे? हिंदुस्तान से होंगे। दुनिया में 5 लोगों की अगर वर्क फोर्स है तो उसमें से 1 आदमी कौन होगा? हिंदुस्तानी होगा। और 2030 तक इस दुनिया का जो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है, हम 21% ऑफ दैट एस्पिरेशनल मिडिल क्लास रहेंगे। हम इस दुनिया के मध्यम वर्ग, महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग का 21% हो जाएंगे 2030 तक। 21% ऑफ मिडिल क्लास, एस्पिरेशनल मिडिल क्लास हम होने जा रहे हैं 2030 तक। मैं इसीलिए आशावादी हूँ। कोविड के बाद हमारी स्पेंडिंग टेंडेंसी बदली है। कोविड के बाद हिंदुस्तान का आदमी खुल के खर्च करने लगा है। कोविड के बाद हुंडी चिट्ठी पर कोई ब्याज पे पैसे नहीं चला रहा है। कोविड के बाद आदमी ब्याज पे पैसे चलाने के बजाय कोई ज़मीन वमीन लेना पसंद करता है, फ्लैट लेना पसंद करता है। कोविड के बाद हिंदुस्तान का आदमी अद्भुत स्केल पर ट्रैवल कर रहा है। यात्रा करने के खर्च में अप्रत्याशित वृद्धि है, अप्रत्याशित स्पेंडिंग टेंडेंसी। शायद मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों ने जब कोविड देखा तो उन्हें लगा कि ये इतनी सारी रजिस्ट्रियां, ये इतनी दौलत जो ताज्यों में सिमटी रहती है, इसका क्या होगा मेरे बाद? अरे मैं जीवित हूं तो थोड़ा बहुत तो हिमाचल तो घूम लूं, कश्मीर तो घूम लूं, विदेश तो चले जाऊं। निमिष भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। ये मनोवैज्ञानिक और कंजूस से कंजूस आदमी को मैंने इस तरह की आध्यात्मिक बातें करते सुना, जिसका उत्पत्ति डर से है, लेकिन खर्च तो हो रहा है। खर्च करने की प्रवृत्ति ऐतिहासिक रूप से बड़ी है। और एक बात, और मैं नहीं समझता इसका कोई भी राजनीतिक या आर्थिक कारण है, एस्पिरेशन लेवल जो इंडियन यूथ का है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत काबिल हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत मेहनती हैं, एस्पिरेशनल लेवल जो है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं वो एस्पिरेशन लेवल इंडियन यूथ का है। दीपक सर, जिस लड़की को नर्सिंग करना चाहिए उसे लाख काउंसलिंग करो, तुम्हारे मार्क्स नर्सिंग के लिए अप्रोप्रिएट हैं, तुम्हारे लिए ये रोल अप्रोप्रिएट है, लेकिन नहीं, वो एयर होस्टेस बनना चाहती है। जिसको अकाउंटेंट बनने की सलाह दो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है। फिर मैं उसे समझाता हूं, देखो भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरी क्या स्थिति है? तो वो कहता नहीं, आपकी जो स्थिति है वैसे में तो हम आना चाहते हैं। जिसको आप डिप्लोमा कराना चाहते हो पॉलिटेक्निक का, वो कहता है सर कौन करता है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, मैं तो बी करना चाहता हूं, और बी से भी ज्यादा अच्छा सुनने में लगता है बीटेक। बताइए, सुनने में अच्छा लगता है इसलिए आदमी कोर्स करना चाहता है। सोनल मैडम अग्री करेगी। आदमी एमबीए फाइनेंस में नहीं करना चाहता, बिजनेस एनालिटिक्स में करना चाहता, सुनने में अच्छा लगता है।
एस्पिरेशनल लेवल जो हिंदुस्तान का है वो अभूतपूर्व है। डीएलएफ ने, एक बात आपको बताना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम आप कैसे उसका निष्कर्ष निकालेंगे, निकालिए जिस तरह आप निकालना चाहते हैं। आकाश जी, डीएलएफ ने एक टाउनशिप अभी लॉन्च करी है दिल्ली में। 46 से लेकर 100 करोड़ रुपए के फ्लैट हैं, 429 फ्लैट हैं, 429, और धड़ल्ले से वो फ्लैट बिक रहे हैं और किसी भी दिन उसकी बुकिंग हो जाएगी बंद। कैमिला, शायद ऐसे ही कुछ नाम है सर, आप बता पाएंगे? बुकिंग ओवर हो गई। देखिए निमिष भाई ने कोशिश करी बुक करने की, हमें तो समझा रहे हैं कि थोड़ा अपनी एस्पिरेशन कम करो, पर वो बुकिंग की खोज कर रहे हैं। निमिष भाई उस स्तर पे हैं, इनके सारे दोस्तों ने वहां लिया होगा। आप इमेजिन करिए 46 करोड़ से 100 करोड़ का फ्लैट, मानने को रेडी नहीं है हिंदुस्तान का नौजवान। मैं अपने आप को बहुत सूरमा समझता हूं, बता रहा हूं मैं आपको। मुझे लगता है कि मैंने इस उम्र में क्या क्या नहीं कर लिया है, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं फलाना हूं, ढिमकाना यूनिवर्सिटी है, लंदन में मेरा सम्मान हुआ, सबका होता रहता। मैं बेंगलोर किसी एक कॉन्फ्रेंस में गया, वहाँ 2 लड़के मुझे 27 साल की उम्र के मिले, कहने लगे सब हमारी दीदी आपसे पढ़ी हुई है, सीए में आप पढ़ाते थे नाटा पे। मैंने कहा अच्छा अच्छा बेटा क्या कर रहे हो आप? स्मार्ट से लिखने वाले दीपक सर। उन्होंने मुझे बताया कि वो गेमिंग कंपनी चलाते हैं, गेमिंग, और अभी अभी दुबई के ग्रुप ने, टाइगर एक बहुत बड़ा फंड है, उसमें स्टेक खरीदा है। और मैंने बोला कितना खरीदा है, तो उन्होंने बताया 15%। और जो वैल्यूएशन उन्होंने बताया निमिष जी, तो उनकी कंपनी का वैल्यूएशन टाइगर के परचेज होने के बाद, मैंने इस बात को क्रॉस चेक भी किया बाद में, 27 साल के 2 लड़कों की कंपनी का वैल्यूएशन, टाइगर ने 10% स्टेक खरीद लिया, उनका वैल्यूएशन हो गया 80,000 करोड़ रुपए। 27 साल के हैं, कोविड में कंपनी चालू करी थी, कुछ था नहीं, दिन भर गेम खेलते रहते थे, खुद ही ने गेमिंग कंपनी चालू कर दी और न मालूम क्या क्या हो गया। अब आप इसे घटना कह सकते हैं, आप इसे दुर्घटना कह सकते हैं। आदमी बुद्धिमान होकर सफलता के प्रतिमान रचता है, आदमी सफल होकर बुद्धिमानी एक्वायर कर लेता है। इस दुनिया में बहुत कुछ होता है। तो मुझे तो लगता है कि जो एस्पिरेशनल लेवल है इंडिया का, वो अभी तो थामे नहीं थमता। चाइना में ऐसा नहीं है। एक चाइनीज डेलीगेशन हमारे यहाँ आया था, वहाँ वर्कर ही बना रहना चाहता है, वहाँ सुपरवाइजर ही बना रहना चाहता है, वहाँ जनरल मैनेजर ही बना रहना चाहता है। यूरोप तो तब से कूल डाउन पीरियड में है। यूरोप में सब जो है वो स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। पर हिंदुस्तान है जो मानने को तैयार नहीं है। और हिंदुस्तान का युवा, क्योंकि मैं ज़्यादा समय उन्हीं के साथ बिताता हूं, वो मानने को तैयार नहीं है। अभी किशोर सिकरवार मेरे एक मित्र हैं, करनी सेना के कुछ पदाधिकारी हैं, उनका बेटा मेरे पास मिलने आया, बोले सर मुझे लग रहा है कि वो बीबीए कर रहा है हमारे यहाँ से, कि एमबीए के अपने कॉलेज से प्लेसमेंट ठीक नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों ठीक नहीं है? सर 7.5 लाख ही तो मिल रहा है फ्रेशर को। मैं आश्चर्यचकित, 7.5 लाख का पैकेज ठीक नहीं है। भोला बच्चा है बेचारा, बीबीए में किसी ने समझा दिया उसको। एस्पिरेशनल, ये जो एस्पिरेशन है इंडियंस का और इंडियन यूथ का, ये कंज्यूमरिज्म को अभी तो और बढ़ाएगा। हम लाख बातें कर लें, हम आध्यात्मिक बातें कर लें, हम डिसिप्लिन ओरिएंटेड बातें कर लें, हम जमीन पर रहने की बातें सब सही है। मतलब सर ने भी सही कहा, सब ने सही कहा, लेकिन मैं दावे के साथ, क्योंकि मैं इस पीढ़ी को बहुत नज़दीकी से देखता हूँ, ये पीढ़ी मानने वाली नहीं है, ये नहीं है, और ये कंज्यूमरिज्म को और बढ़ाएगी और हम इसे रोक नहीं पाएंगे। और अब आई डोंट नो ये सही है कि गलत है, कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, एस्पिरेशनल लेवल बढ़ेगा, नैतिक अवमूल्यन जरूर होगा, लेकिन इकोनॉमी तो बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। और अब अपने चर्चा के आखिरी फॉर्म में हम आते हैं कि और क्या करना चाहिए इस इकोनॉमी को और बड़ा बनाने के लिए। निमिष भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि वो 8 लाख रुपए जो हम कैश में देते हैं, कहानी सार है वो हमारी अर्थव्यवस्था का। एक बात मैं बताऊं, हम कहते हैं हम 5 ट्रिलियन, हम 3.9 ट्रिलियन हैं, हम 5 ट्रिलियन हो सकते हैं, हम 6 ट्रिलियन हो सकते हैं कि नहीं? एक बात सच बताइए, इंदौर के किसी भी बाजार में जाइए, किसी भी किराना व्यापारी से पूछिए, आड़ा बाजार, साठा बाजार, खजूरी बाजार, पूछिए कि आपका टर्नओवर असल में कितना है।
और फिर अगर वो आपका नजदीक है तो उससे पूछिए कि आप दिखाते कितना है, आप पीएफ भरते हैं क्या, आप ईएसआईसी भरते हैं क्या, तो कहेगा भैया असल में टर्नओवर तो 7-8 करोड़ है, पर अपने सीए साहब ने समझाया है कि अपने को 1-8 करोड़ ही दिखाना है। और पीएफ वीएफ तो भैया कुछ अपने यहाँ हैं, 40-50 लोग काम करते हैं, पर हम बहुत प्रेम से रखते हैं सबको। दिन में 2 बार चाय मिलती है सबको, छुट्टी भी देते हैं, शादी ब्याह इलाज में खर्च भी करते हैं, पर पीएफ में बहुत लफड़ा है साहब, वो डिपार्टमेंट से थोड़ा डर भी लगता है। ये हर एसएमई की असलियत है। सही है गलत है मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। अब बताइए जो मुझ पे 1 करोड़ बता रहे हो असल में तो 5 करोड़ है कीर्ति भाई। अगर इनको जोड़ लिया जाए तो क्या हो। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड रखेंगे। अब सड़क पर पानी पताशे वाला पानी पताशे बेच रहा है तो बिल तो नहीं देगा ना, आपको दे तो नहीं सकता ना, तो वो चोरी थोड़ी कर रहा है ही नहीं, बहुत छोटा है। हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर कीर्ति भैया वो इतना बड़ा है, निमिष भाई है कि नहीं आप बताइए। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को धीरे से प्यार से समझा कर इंसेंटिवाइज करके थोड़ा सा डरा के अगर हम इस साइड धीरे धीरे लाते जाएंगे तो ये 5 तो भूल जाइए आप, हम कहां बढ़ जाएंगे। अगर इसको, क्योंकि आप दिखा 1 करोड़ रहे हो और है 5 करोड़। मैं कहता हूं हर आदमी जो कहता है कि मैं चुनाव लड़ते हैं, लोग हलफनामा दायर करते हैं कि मेरी संपत्ति 50 करोड़ है, थोड़ी 50, उनकी है 500 करोड़। 3 चीजें जिस दिन सरकार कर देगी, अभी नहीं धीरे धीरे, 3 चीजें जिस दिन सरकार कर देगी, प्यार से समझा के 500 का नोट बंद कर देगी। मुझे नहीं मालूम करेगी, निमिष भाई बता सकते हैं करेगी कि नहीं करेगी। कैश में सोने की खरीद और बेच बंद कर देगी और गाइडलाइन वैल्यू और मार्केट वैल्यू रजिस्ट्री में इसमें जो डिफरेंस है उसको कम कर देगी। ये धीरे धीरे भले 6 साल में 7 साल में। इमेजिन करिए फिर सिनेरियो क्या होगा। उसके बाद के मणिंद्र जी बैठे, आप इमेजिन करो सिनेरियो क्या होगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, अनऑर्गेनाइज तो धीरे धीरे प्यार से इंसेंटिवाइज करके थोड़ा डरा के आप ले आइए इधर। उसके पहली बात। दूसरी बात, हमें चाइना को फाइनल कंपटीशन देनी है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करना पड़ेगा। आई थिंक दोनों हमारे लर्नेड लोग एग्री करेंगे। तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है ये बेटर है किसी भी सब्सिडी देने से। सब्सिडी में तरह तरह के भ्रष्टाचार भी हो जाते हैं, पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देना एक बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तरह तरह के स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना चाहिए। सिर्फ गिफ्ट सिटी नहीं, तरह तरह के। आप दुबई जाइए, नॉलेज विलेज है वहां पर, 50 यूनिवर्सिटी एक ही नॉलेज विलेज में काम करती है, एक ही लाइब्रेरी है सबकी, एक ही कैफेटेरिया है, 5 गार्डन है और 50 हॉस्टल है जो सब यूज करते हैं। क्या अद्भुत बात है। 50 यूनिवर्सिटी है, लाइब्रेरी एक, 5 गार्डन, 50 हॉस्टल, सब उसको मल्टीपर्पज यूज करते हैं। वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एकेडमिक सिटी, इंटरनेट सिटी, एंटरटेनमेंट सिटी। दे आर कम। दुबई से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। तरह तरह के ये जो गिफ्ट सिटी बनाई गई, इसमें सिंगापुर को स्टडी करा गया, राइट। और जितना भी फाइनेंशियल रूटिंग वहाँ से होता है वो ना हो, ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और टॉय बाजार को जैसे चाइना ने हमारे डैमेज करा, हम भी कुछ वैसे ही करना चाह रहे हैं। यही 2 विषय हैं। गिफ्ट सिटी इसलिए बनाई गई। बनाइए तरह तरह के स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दीजिए रियायत, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसका हौसला बढ़ेगा। तीसरी चीज, इंपोर्ट ड्यूटी को समझना होगा और वो कैसे अर्थव्यवस्था को हम इंपोर्ट ड्यूटी बेस्ड सारे केस स्टडीज को हमको समझना चाहिए। मैं 3 यहां पर उद्धृत कर सकता हूं। वॉक्सवैगन, जीप, ये 2 तो मुझे सीधे सीधे याद होते हैं। और एक फॉक्सकॉन करके कंपनी है। पहले ये होता था कि एप्पल का आईफोन असेंबल चाइना में होता था और हम वो आईफोन इंपोर्ट करते थे, ड्यूटी लगती थी। अब वो फॉक्सकॉन जो उसको असेंबल करती है वो उसने इंडिया में ही शायद प्लांट लगा लिया था, बंद हो गया, फिर चालू हो गया, लेकिन चालू हो गया फाइनली। अब ये है कि वो क्योंकि यहाँ बनता है इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है तो सस्ता मिल रहा है आपको। ऐसा सिर्फ एप्पल के आईफोन के ही साथ क्यों हो?
जीप नाम की कंपनी अब इंडिया में बना रही है, वॉक्सवैगन अब इंडिया में बना रही है। तो नेचुरल बात है, आप कंपोनेंट इंपोर्ट करो तो ड्यूटी कम लगती है, क्योंकि उसको आप असेंबल इंडिया में करोगे तो कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। तो इस इंपोर्ट ड्यूटी वाले फंडे को समझना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट देने के लिए हमें ये करना चाहिए। इंटरनेशनल सिनेरियो का थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए, जो देश चाइना के खिलाफ हैं उन्हें अपने साथ मिलाया जाए। हालांकि भारत सरकार कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है, अमेरिका के साथ पूरी रणनीति बना रही है। ये सब करा जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बल मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कही, सबसे पहले धीरे धीरे, अभी तो कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है, धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज को अगर हम रैशनलाइज करते जाएं, लॉजिकली एकदम से कर देने से भी शायद निमेश भाई दिक्कत हो जाएगी, वो भी नहीं होना चाहिए भाई, किसी का काम धंधा चौपट नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट किया जाए तो इकोनॉमी यूं ही बढ़े। एक दूसरी बात और है, बिजनेसमैन के प्रति, एंटरप्रेन्योर्स के प्रति, जो लोग वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनके प्रति ये नेगेटिव भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। ये फंडामेंटल अंतर है हमारे और अमेरिका में। कोई आदमी अगर काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो हमें मनोवैज्ञानिक रूप से उसे गलत आदमी नहीं समझना चाहिए। लेकिन थोड़ा ऐसा माहौल हो गया है समाज में और सब जगह कि जो भी वेल्थ क्रिएटर होता है हम उसे बैर भाव से देखने लगते हैं, उसके काम में खोट ढूंढने लगते हैं, गलतियां ढूंढने लगते हैं। और इस एटीट्यूड को बदलना चाहिए। जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनके प्रति हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। ये होगा तो मुझे लगता है कि 5 ट्रिलियन क्या, हम बहुत उससे और ऊपर जा सकते हैं। आखिरी बात डेट को लेकर कहूँगा, अपनी बात उसके बाद समाप्त करूँगा। कुछ मामलों में चाइना बहुत स्ट्रांग है हमसे, क्योंकि डेट इक्वेशन भी सर उनका आई थिंक 60% समवेयर है, कम है, 60 से भी कम है। अब आप सोचिए, हमारा तो 90 है, उनका 60% से भी कम है। बट सर ने बहुत सही बात करी, आप डेट का यूटिलाइजेशन कैसे करते हो, सारी बात उस पर है। और यूटिलाइजेशन में डायरेक्ट बेनिफिट भी होना चाहिए, इनडायरेक्ट बेनिफिट भी होना चाहिए। विदेशों में कहीं बुलेट ट्रेन चलती है, 2 शहरों के डिस्टेंस को कम किया जाता है तो दोनों शहर के रियल एस्टेट के भाव बढ़ते हैं। आदमी रहता है एक शहर में, नौकरी किसी दूसरे शहर में करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक टोल बनाने के लिए एक आदमी को काम दिया जाता है और वो गाड़ियाँ टोल की रसीदें कटवाती है और वो पैसा सरकार खर्च नहीं करती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बट जैसा सर ने कहा, उस डेट का यूटिलाइजेशन जो है वो सारे फाइनेंशियल विजडम से होना चाहिए। वो जो कर्ज हम लेते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए लिया जाए, राइट, हमारी लॉन्ग टर्म की किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए लिया जाए, उसके रीपेमेंट का लॉजिकल प्लान हो। मतलब मेट्रो के लिए भी आई थिंक आज तक दिल्ली मेट्रो सर वायबल नहीं है, अभी तक नहीं है, ब्रेक इवन पे ही है आज तक। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम सिर्फ डेवलपमेंट के सूचकांक सिर्फ प्रतीकों पर आधारित काम करने से नहीं होगा ना, फंडामेंटल इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा ना। मेट्रो डेवलपमेंट का प्रतीक है, मैं मानता हूं, लेकिन वो मेट्रो चलाने से क्या फायदा हो रहा है, आर्थिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर इंदौर उज्जैन के बीच में चलने लग जाए सचमुच में, और उज्जैन का आदमी नौकरी करने इंदौर आ पाए और इंदौर का आदमी दर्शन करने उज्जैन जा पाए, इट मेक्स सेंस, क्योंकि वैल्यू क्रिएट हो रही है। और अगर उसका किराया नॉर्मल बस के किराए से मैच होता हुआ आप कर दें, आदमी जल्दी आ जा सके, देन इट मेक्स सेंस। जब मुकेश अंबानी ने धीरू भाई अंबानी को कहा कि मैं टेलीकॉम कंपनी शुरू करना चाहता हूं, मुझे टिप दो, तो धीरू भाई अंबानी ने कहा कि पोस्टकार्ड से सस्ता टूल बना सकते हो तो खोलना है कंपनी। पोस्टकार्ड से सस्ता, आज नहीं भले 4 साल में पोस्टकार्ड से सस्ता कर सकते हो क्या? करके बता दिया उसे, करके बता दिया। जियो जो है आप देखिए, उससे सारे प्लान देखिए, तो पोस्टकार्ड से सस्ता है। सो डेट बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सही कहा बिल्कुल सर ने। उस डेट का यूटिलाइजेशन जो है, वैल्यू क्रिएशन उससे निकलना चाहिए। वैल्यू क्रिएशन डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, दोनों होना चाहिए। मेरा कहना है दोनों, आर्थिक बचत भी होना चाहिए ताकि डेट को रीपे करें और लेटेंट बेनिफिट्स भी
होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और मैं फिर आखिरी में दोहराऊंगा, मुझे हिंदुस्तान के यूथ पर पूरा भरोसा है, मुझे उनकी काबिलियत, मैं मानता हूं कि वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, हमसे ज़्यादा टेक सेवी हैं, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, हमसे ज़्यादा ईमानदार हैं। मेहनत करना उन्हें सिखाना होगा, ज़मीन पर रहना उन्हें सिखाना होगा, और जो कुछ बुरी आदतें हैं वो छोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करना होगा। यही युवा पीढ़ी जो है ये इस इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन भी करेगी। और आप देखिएगा, आपको मेरी बात हास्यास्पद लगेगी, लेकिन एक वक्त आएगा जब इस देश की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन भी होगी। धन्यवाद। जय।